हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। चलिए भाई, सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर आ जाइए। सभी स्टूडेंट भाई क्लास के अंदर आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर। आई होप आपको इससे प्रीवियस वाले सारे लेक्चर अच्छे समझ में आ गए होंगे और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने आपसे बोल रखा है, अगर आप लाइव क्लास के अंदर हैं और आपको कोई डाउट है तो आप तभी की तभी शेयर कर सकते हैं। और यदि इसके बाद भी यदि आप पीडीएफ के द्वारा जब बाद में पढ़ते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखते हैं, उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक हमारे पास डाउट सेक्शन आपके लिए बना के दे रखा है, डाउट चैट, जहां पर आप अपनी सभी जितनी भी डाउट्स है आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ डे बाय डे हम अपनी डाउट चेक करते रहते हैं। यदि जैसे भी हमको दिखाई देता है कि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वहां पर उसको क्लियर कर दिया जाता है। तो चलिए भाई, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बेसिकली क्या था? ये एक एग्रीमेंट था किसके बीच में? कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। किस लिए था? मान लीजिए आप कभी भी किसी से कोई सर्विस परचेज करते हैं, आपने कोई सर्विस परचेज की है। जब आपने सर्विस परचेज कर ली तो उसके लिए आपके पास कोई एग्रीमेंट भी तो होना चाहिए। मतलब एग्रीमेंट किस लिए चाहिए भाई? क्योंकि जो जिस चीज के लिए हम एक्चुअल में पैसा दे रहे हैं, हम जिस चीज के लिए पैसा दे रहे हैं, यदि हम सारी चीजों से रिटर्न डॉक्यूमेंट में ले लेंगे और जिस जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, यदि हमें हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पर यदि हमें सर्विस नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी तो एटलीस्ट हम कम से कम कंप्लेंट तो कर सकते हैं, है ना? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था? एक एग्रीमेंट चाहिए था। तो एग्रीमेंट किस किस के बीच में होता है? तो आपको याद रखना किसके बीच में रहेगा? आपके कस्टमर और क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में। यानी कि जो भी सर्विसेज होंगी वो सभी के सभी इस एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाएंगी। ठीक है, चलिए बेसिक समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको इसका बेसिक ओवरव्यू दे दिया था, मैंने आपको इसका बेसिक ओवरव्यू बता दिया था कि आपका एक्चुअल में एसएलए है क्या, इसके बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिए थे, वहां भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसएलए बताए थे। तो कितने टाइप्स के मैंने आपको एसएलए बताए थे? एसएलए बेसिकली हमने कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था? 3 कैटेगरी के अंदर हमने इसे डिवाइड किया था। कितनी कैटेगरी के अंदर सर? 3 कैटेगरी के अंदर हमने इसे डिवाइड किया था। गुड इवनिंग सुमित। ठीक है, यदि फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर तो मैंने आपको बताया था कस्टमर लेवल, कस्टमर लेवल एसएलए। दूसरा था हमारा सर्विस, सर्विस बेस्ड एसएलए। ठीक है, और थर्ड था हमारा मल्टी लेवल, मल्टी लेवल एसएलए। तो मैंने आपको कस्टमर लेवल एसएलए आपको समझा दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। नोटिफिकेशन नहीं आता है लाइव क्लास का? नहीं आता होगा बेटा। चलिए एक बार मैं फिर भी टीम से एक बार बोल दूंगा तो फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए कोई आपने बता दिया, अच्छा किया। हो सकता है किसी अदर स्टूडेंट के पास भी ना जाता हो, तो इस टाइप के लिए आपने थैंक्स ने बता दिया, इसको ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, कल आप फिर से ट्राई करना और यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो कल आप मुझे फिर से एक बार कंफर्म कर देंगे। ठीक है, मैं वैसे टीम से एक बार बता दूंगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम है, आप इसको रिजोल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो मल्टी लेवल एसएलए मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स का। बेसिकली हम इसे भी कितने कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे? एक्चुअल में 3 कैटेगरी के अंदर हम इसे डिवाइड करेंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि मैं कस्टमर लेवल एसएलए आपको पढ़ा चुका, इसके बाद मैं सर्विस लेवल एसएलए बता चुका। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी लेवल एसएलए। तो मल्टी लेवल एसएलए को हमने बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। पहला आपका कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल। ऐसे फिर आपका कस्टमर, कस्टमर लेवल, एंड देन आपका सर्विस लेवल। ठीक है, तो आज बेसिकली हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं? मल्टी लेवल एसएलए के बारे में बात करने वाले हैं। इसको हम चेक करेंगे, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एसएलए लाइफ साइकिल क्या होती है एंड किस तरीके से हम अपने एसएलए प्रोसेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एसएलए किस कौन सा? मल्टी लेवल वाला एसएलए। ठीक है, मल्टी लेवल एसएलए, पहली बात तो है कि मल्टी लेवल एसएलए सर कहां पर यूज किया जाता है? तो जहां पर आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशन होंगे। ठीक है, जो आपका मल्टी लेवल एसएलए कौन यूज करता है? आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे यूज किया जाता है। जो आपका मल्टी लेवल एसएलए होगा ना, इसमें आपको सर्विस डिफरेंट लेवल पर दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आपके पास मतलब एक आईटी कंपनी है। एक आईटी कंपनी की बात करूं तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे। एक तो कस्टमर सपोर्ट के लिए बना रखा होगा, एक
आपका मान लीजिए फ्रंट एंड डेवलपर के लिए बना रखा होगा, एक बैक एंड के लिए बना रखा होगा, एक कस्टमर क्वेरी के लिए बना रखा होगा, तो यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट है आपके। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सर्विस देंगे। ठीक है, जैसे समझिएगा कि भाई यदि हम किसकी बात करें, कस्टमर सपोर्ट की बात करें, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो वहां पर आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। अगर वहां पर नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है, क्या वो कस्टमर को सर्विस अच्छी दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पर किस टाइप का रहेगा, बेसिकली कस्टमर लेवल पे रहेगा। यानी कि एक हमने स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, जो उसका सब पार्ट है कौन सा, आपका कस्टमर सपोर्ट, हमने उसके लिए एक अलग से एसएलए डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब एक दूसरा समझिए, दूसरा समझिए। ठीक है, अगर सर्विस बेस की बात करें तो हम स्पेसिफिक सर्विस की बात कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को हम अलग अलग सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। हम हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग सर्विसेज होंगी, तो उनके बेस पे मसले को डिफाइन कर सकते हैं। एक हम अपने कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रूल्स बना सकते हैं, जो हमारे पूरी कंप्लीट कंपनी के अंदर फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया ना आपको इतना? अब मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझा दूंगा, तो आपको एक एक पॉइंट ना समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक एग्रीमेंट है, ठीक है, जो आपको डिफरेंट लेवल पर आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये कहां पर यूज किया जाएगा, आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अब इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, जहां पर क्या क्या हो सकते हैं भाई, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं और अलग अलग आपके ग्राहक हो सकते हैं, तो उनके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी कितने टाइप का मैंने आपको बताया, 3 टाइप्स का है आपका, कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा कस्टमर लेवल एंड तीसरा सर्विस लेवल। अगर मैं कॉर्पोरेट लेवल की बात करूं, अगर मैं कॉर्पोरेट लेवल की बात करूं, गुड इवनिंग सरिता। ठीक है, अगर मैं कॉर्पोरेट लेवल की बात करूं, कॉर्पोरेट लेवल का मतलब क्या है कि यहां पर जो रूल्स बनाए जाएंगे, यहां पर जो रूल्स बनाए जाएंगे वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम रहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके जितने डिपार्टमेंट है ना, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग ना होगा, नहीं, सभी डिपार्टमेंट के लिए रूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो उस टाइप पे यदि आप किसी भी एसएलए एग्रीमेंट आप वहां पर साइन कराते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट लेवल एसएलए कहेंगे। ठीक है, फॉर एक एग्जांपल समझिए, एग्जांपल समझिएगा कि मान लीजिए भाई जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सपोज करो, चलो मैं आपके कॉलेज की बात करता हूं, मैं आपके कॉलेज की बात करता हूं, अगर आपके कॉलेज में वाईफाई वाली फैसिलिटी उपलब्ध है, तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, यदि आपके कॉलेज में वाईफाई लगा हुआ है, आपके कॉलेज में यदि वाईफाई लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उस कॉलेज के अंदर जितने भी बच्चे होंगे, जितने टीचर्स होंगे, आपके प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, ये जितने भी सब लोग होंगे वहां पर, वो सभी उस इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं केवल टीचर ही यूज करेंगे या फिर स्टूडेंट ही यूज करेंगे, ठीक है, या फिर वहां जो नॉर्मल कर्मचारी हैं वो ही यूज करेंगे, ऐसा वहां पर कोई रूल्स डिफाइन कोई है नहीं ना। वहां की क्या है, यदि मैं एक सर्विस की बात कर रहा हूँ, किसकी सर्विस की बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट लेवल पे क्या सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम रूल होंगे। ठीक है, यदि उस टाइप पे आप एसएलए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट लेवल कहेंगे। कस्टमर लेवल एसएलए, आप कस्टमर लेवल एसएलए या फिर डिपार्टमेंट लेवल एसएलए की बात करें, ठीक है, इसे ध्यान से समझिए, कस्टमर लेवल आपका एसएलए क्या होगा। जैसे ही आप डिप्लोमा कर लेंगे, जैसे आप डिप्लोमा कर लेंगे, डिप्लोमा करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, बीटेक वगैरह में आप एडमिशन लेंगे। ठीक है भाई, बीटेक सभी स्टूडेंट को जरूर करनी है। यदि आप डिप्लोमा लेवल पे आप जॉब करेंगे, तो आपको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है ना। तो सभी लोग डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद, डिप्लोमा जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट टाइम है आपका, फिर आपको काउंसलिंग जरूर करानी है अपनी बीटेक के लिए। ठीक है, अब वो आपकी चॉइस है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी बीटेक कॉलेज के अंदर जाएंगे ना, तो वहां पर पता है वाईफाई किस तरीके से मिलता है, वहां पर वाईफाई तो लगा हुआ होगा, वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वहां पर जितने भी स्टाफ हैं भाई, वो तो इंटरनेट ना पूरे जब तक कॉलेज में रहेंगे, जब तक उनका मन करे वो जितना चाहे उतना इंटरनेट यूज कर सकते हैं, वो जितना चाहे उतना इंटरनेट यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है, उसको एक दिन के अंदर केवल कितना डाटा मिलने वाला है, 1 GB। जैसे ही उसका 1 GB डेटा खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो वहां के इंटरनेट क्या है बेसिकली यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या कर दिया बेसिकली, कस्टमर बेस हमने सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। कैसे, क्योंकि जो यहाँ पर जो एक डिपार्टमेंट है जिसमें सारे टीचर्स आते हैं, उनका एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, जो स्टूडेंट है वो सारे एक तरफ हो गए। भाई स्टूडेंट की तो लिमिट बना दी, केवल 1 GB डेटा यूज करोगे भैया, जब तक मोली के अंदर आ गए। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम आते खत्म कर दो, तुम लंच में यूज करो, या किसी आपके काम का कोई चीज है उसको डाउनलोड करो, वो आपकी डिपेंडेंसी है। लेकिन जो टीचर्स हैं उनके लिए तो क्या है भाई, इंटरनेट परमानेंटली अवेलेबल है, जब तक वो कॉलेज में है जितना चाहे उतना इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप की सर्विस को आप क्या कहेंगे, कस्टमर लेवल एसएलए कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर्विस बेस।
ठीक है। अब सर्विस बेस का मतलब क्या है, किसी स्पेसिफिक सर्विस की बात की जाएगी, यहाँ पर किसी स्पेसिफिक सर्विस की बात की जाएगी कि एक्चुअल में जो वो सर्विस है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कैसी होगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, यहाँ पर किसी भी एक सर्विस के बारे में बात की जाएगी। ठीक है। अब चलिए यही सारे पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ तो गई, बेसिक में आप लिख तो लेंगे, लेकिन फिर भी इनके लिए आपको प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला आपका एसएलए किस पे, कॉर्पोरेट लेवल पे। ठीक है। यह पूरे संगठन या फिर कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए समान नियम बनाता है। ठीक है। आपको याद रखना है, जो आपका कॉर्पोरेट लेवल एसएलए होगा ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर सेम रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। यदि कोई सर्विस मिल रही है तो वो सभी को इक्वल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में तो आपके लिए रेस्ट्रिक्शन है, केवल मैं ही सर्विस को यूज कर सकता नहीं। कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। जो सर्विस एक नॉर्मल एम्प्लॉय यूज कर रहा होगा ना, वही उसका जो सीनियर है वो भी उस सर्विस को वहां पर यूज कर रहा होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट समझिएगा, इट इंक्लूड जनरल सर्विसेज टर्म्स एंड सिक्योरिटीज पॉलिसीज, यानी कि इसमें वो सभी सर्विसेज आती हैं जिन्हें जनरली यानी कि सब कोई यूज करेगा। ठीक है। चलिए एग्जांपल मैं बताऊं, यदि आप किसी आईटी कंपनी के अंदर जॉब करने जाएंगे ना, ठीक है, तो चाहे उसमें कोई छोटा एम्प्लॉय हो, ठीक है, चाहे कोई बड़ा एम्प्लॉय हो, उसे एंट्री के लिए क्या पता है, एक कार्ड दिया जाता है। ठीक है। एक पंच कार्ड दिया जाता है, बेसिकली कार्ड दिया जाता है ना। ठीक है। जब भी वो कार्ड जाएगा ना तो वहां पर एक स्कैनर मशीन लगी हो, तो आपको कार्ड स्कैन करना पड़ेगा। अब चाहे नॉर्मल एम्प्लॉय है भैया, वो भी कार्ड स्कैन करके ही अंदर जाएगा। फिर बड़े सर आ रहे हैं, वो भी स्कैन करके ही अंदर जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सभी के लिए रूल्स बना दिया। ऐसा नहीं है कि भाई आप एम्प्लॉय हैं केवल आपको स्कैन करके आप अंदर एंट्री मिलेगी, नहीं, सभी के लिए है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी जनरल सर्विसेज होंगी ना, जनरल सर्विसेज होंगी, ठीक है, वो आपकी कहाँ, कॉर्पोरेट लेवल पे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है। इसके लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब इट अप्लाई इक्वली टू ऑल डिपार्टमेंट, मैंने आपको बताया सभी डिपार्टमेंट के लिए एक जैसी होगी। ठीक है। अच्छा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन रहे, जो बच्चे लाइव रहते हैं तो वो अपने लाइव में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए भाई, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अब एग्जाम्पल के समझ सकते हैं कि भाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन में 99% ठीक है नेटवर्क का अपटाइम सुनिश्चित किया गया है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे थे ना, तो उसमें एक रूल्स बना रखा है कि भाई जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉय वगैरह सब कोई है ना, सभी के लिए 99% क्या होगा, इंटरनेट अवेलेबल रहेगा। अब चाहे तो वहां का कर्मचारी है यानी कोई एम्प्लॉय है उसके लिए भी है, ठीक है, कोई हाई लेवल का आपका सीनियर है उसके लिए भी है। ठीक है। सभी के लिए उन्होंने रूल्स बना दिया कि भाई जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो भी व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, उन सभी को 99% क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बेसिकली मिलने वाली है। ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अच्छे से लिख सकते हैं कि एक्चुअल में कॉर्पोरेट लेवल एसएलए आप किसे बोलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कस्टमर लेवल एसएलए। तो कस्टमर लेवल एसएलए वो होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जिसे किसी भी मतलब कह सकते हैं किसी अलग अलग ग्राहकों के लिए या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग अलग वहां पर एसएलए आपको तैयार करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, यदि एक आपकी आईटी कंपनी है तो उसके जो कस्टमर सपोर्ट होगा उसका डिपार्टमेंट अलग बना रखा होगा, फ्रंट एंड डिपार्टमेंट अलग होगा, बैक एंड डिपार्टमेंट अलग होगा। ठीक है। इन सभी के लिए आप क्या करेंगे, अलग अलग सर्विस बेसिकली आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो इस टाइप के एसएलए को आप क्या कहेंगे, कस्टमर लेवल एसएलए कहेंगे। यह अलग अलग ग्राहक या फिर विभागों की जरूरतों के अनुसार करेगा, उनकी जो सर्विस है उनको प्रोवाइड करेगा। कितने यहाँ पर अलग अलग मतलब एम्प्लॉय होंगे या फिर डिपार्टमेंट होंगे, उन सभी के लिए सर्विसेज क्या होंगी, बेसिकली अलग अलग होंगी। ठीक है। अब एग्जाम्पल समझिएगा, अब एग्जाम्पल समझिएगा, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से इंटरेक्ट कराता हूँ, आपको चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी। भाई सभी लोग यूट्यूब यूज करते हैं ना, सभी लोग यूट्यूब यूज करें, कोई ऐसा तो है नहीं भाई जो यूट्यूब ना यूज करता होगा। ठीक है। अगर आप YouTube का प्रीमियम यूज करेंगे ना, यदि आप YouTube वाला प्रीमियम यूज करेंगे तो वहां पर आपके ऐड नहीं आएंगे, वहां पर आपके ऐड नहीं आएंगे। तो भाई जहां पर दो टाइप के कस्टमर हो गए, एक तो जैसे नॉर्मली हम यूज करते रहते हैं, भैया ऐड आ रहा है थोड़ी देर देख लेंगे उसके बाद काट देंगे, है ना। एक दूसरे उस टाइप के रहते हैं, नहीं भाई मुझे ऐड नहीं चाहिए, अगर ऐड नहीं चाहिए भैया प्रीमियम लो, प्रीमियम लो। अब जो प्रीमियम है उनके लिए तो सर्विस अलग होगी ना, और जो नॉर्मल है उनके लिए सर्विस अलग होगी, क्योंकि भाई नॉर्मल वाला कोई पे तो कर नहीं रहा। अब जब पे तो नहीं कर रहा तो जैसे ही भाई उनको एड शो कराना, एड से तो उनकी इनकम होगी, भाई एड तो होंगे। देखिए अगर आपको ऐड नहीं चाहिए आप प्रीमियम लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दो मतलब कस्टमर तो है, लेकिन कस्टमर किसमें कर दिया, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, प्रीमियम वाले और एक नॉन प्रीमियम वाले।
जो प्रीमियम वाले होंगे उनके पे ऐड नहीं आने का, और जो ये नॉर्मल हो गए उन सभी के पे क्या आएगा, वहां पर ऐड शो होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जांपल देखिए, जैसे जो आपके प्रीमियम ग्राहक होंगे, कस्टमर सपोर्ट की बात करें, ठीक है, अगर आपके जो प्रीमियम ग्राहक होंगे उनको 24/7 उनको 24/7 क्या है, सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जो आपके नॉर्मल ग्राहक होंगे, उनको तभी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी जब एक्चुअल में वो ऑफिस वगैरह के अंदर होंगे। ठीक है, आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन समझिएगा, एचआर विभाग को सिर्फ कर्मचारी का डेटा एक्सेस मिलेगा। जो आपका एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, जो आपका एचआर डिपार्टमेंट होगा उसे केवल क्या मिलेगा, आपके एम्प्लॉय का डेटा मिलेगा। लेकिन जो आपका अकाउंटिंग वाला है, ठीक है, जो आपका अकाउंटिंग वाला है, जो फाइनेंस वाला आपका के विभाग होगा, उसमें क्या मिलेगा, जितने भी आपके फाइनेंशियल डेटा होगा, जितना आपका फाइनेंशियल डेटा होगा वो किसे मिलेगा, आपको फाइनेंशियल वाले डिपार्टमेंट को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, डिपार्टमेंट हमारे अलग अलग हो गए। जब डिपार्टमेंट अलग अलग है, सर्विस भी अलग अलग है। अब क्या मैं फाइनेंशियल वाला डेटा एचआर विभाग को दूंगा, नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट तो अलग है। जो मेरा फाइनेंशियल डेटा आएगा वो कहां पर जाएगा, फाइनेंस वाले में, और जो एचआर वाला डेटा जाएगा कहां जाएगा, हमारे एम्प्लॉय वाले। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई, चलिए एग्जांपल भी समझ में आ गया है। इसके बाद सर्विस लेवल एसएलए। तो मैंने आपको बताया सर्विस लेवल एसएलए में क्या होता है, किसी स्पेसिफिक सर्विस के बारे में हम बात करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक सर्विस के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में जो सर्विस है, ठीक है, जो स्पेसिफिक सर्विस है, यदि हम किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो उस डिपार्टमेंट के लिए वो सर्विस कितने टाइम तक अवेलेबल रहने वाली है, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी होगी। सेकंड पॉइंट समझिएगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसका अप टाइम कितना होगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा, ठीक है, किसका, स्पेसिफिक सर्विस का। उस टाइप की सर्विस को आप क्या कहेंगे, सर्विस लेवल एसएलए आप उसे कहेंगे। यानी कि किसी भी विशिष्ट यानी कि स्पेशल सेवाओं के लिए यहाँ पर एसएलए तय किया जाता है, एक्चुअल में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी कैसे, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो कितने टाइम तक अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है केवल वो सर्विस को दिन में यूज कर सकता, रात में यूज नहीं कर सकता, केवल ऐसा तो नहीं है, रूल्स बना रखा है कि 24 आवर्स में केवल आप 7 आवर आप उस सर्विस को यूज कर सकते हैं, या फिर और आप उस सर्विस को यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स तो नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी। अब सपोर्ट अगर मुझे कोई सर्विस को यूज करने में इशू आ रहा है, अगर मैं कोई सर्विस को वहां पर यूज कर रहा हूं, अगर मुझे उसे यूज करने में कोई भी इशू आ रहा है, या फिर वो मैं सर्विस को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो यदि मैं किससे कॉल करता हूं, यदि जो मेरा क्लाउड प्रोवाइडर है, यदि मैं उससे क्वेरी करता हूं तो मुझे उसका रिस्पॉन्स कितने टाइम में मिलेगा। कहीं वहां पर ऐसा लिखा हो कि भाई, कहीं पर ऐसा लिखा होता है 24/7, इसका मतलब क्या है भाई, हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे, दिन के 24 घंटे आपको सर्विस मिलने वाली है। कोई भी कॉल करिए, जैसे आपकी एम्बुलेंस वाली है ना, एम्बुलेंस पे तो लिखा था 24/7, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे, जब भी आपको नीड हो आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको तीनों टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको तीनों टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे ईमेल की, ठीक है, अब आपने देखा होगा भाई, आप सभी लोग ईमेल यूज करते होंगे ना, सभी के फोन में ईमेल होगी। कभी ऐसा हुआ है कि ईमेल आपके दिन में चल रही है, रात में नहीं चल रही है? कभी ऐसा हुआ है केवल 24 घंटे के अंदर 2 घंटे चलती है, बाकी 22 घंटे बंद रहती है? नहीं ना, जो आपकी ईमेल वाली सर्विस है वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, आपके 24/7 वाली स्कीम के ऊपर वर्क करती है। ये आपको हर समय अवेलेबल मिलेगी, यानी कि 99, ठीक है, 99.99, ठीक है, यानी कि आपका केवल किसी भी, मान लो कोई एक ऐसा रीजन आ गया जिसके कारण से वहां की सर्विस को, यानी कि इंटरनेट सर्विस को किसी कारण से बंद करना पड़ सकता है, तो वहां का 1% चांस है, केवल क्या है, 1% चांस है, जिसका क्या है, वहां पर आपको सर्विस नहीं मिलेगी। अदरवाइज आपको सर्विस रेगुलरिटी बेस में आपको वहां पर मिलती रहेगी। ऐसे वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन आपको पता होगा ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसकी वहां पर उन्हें अवेलेबिलिटी पहले बता रखी है, कितनी, 99.5% क्या मिलेगी, उसकी आपको सर्विस मिलेगी। ठीक है, हाँ, यदि यदि इससे कम मिलती है, आपको सर्विस मिल रही है 98.4, तो भाई आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपने तो पहले कहा था जब मुझे सर्विस चाहिए तो कितनी चाहिए, 99.5 आपने बताया था कि भाई इतनी अवेलेबिलिटी रहेगी, लेकिन आप सर्विस इतने की दे रहे हैं, तो आप यहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, आईटी हेल्प डेस्क विल बी रिस्पॉन्स टू अ क्रिटिकल इशू विद 30 मिनट्स। मान लीजिए कोई हम सर्विस यूज कर रहे हैं, कोई हमें सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, कोई हमें टेक्निकल इशू आ गया, तो जो आपका टेक्निकल इशू है ना, वो केवल क्या है, आपका विद इन 30 मिनट के अंदर क्या है, उसको सोल्व कर दिया जाना चाहिए, जो उसने पहले से बता रखा है। ठीक है, और आपने कंप्लेन आपने इरेज करी, आपने कंप्लेन इरेज कर दी, आप देख रहे हैं कि आपको भैया 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, 2 घंटे से
ज्यादा हो गए हैं, अब तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसकी भी कंप्लेन करेंगे कि भाई जब आपको इस टाइप की सर्विस देनी ही नहीं थी तो आपने एसएलए में इंक्लूड क्यों कराया, और जब इंक्लूड किया है तो आप उस सर्विस को फुलफिल कीजिए। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आपको एसएलए के टाइप में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले आपका मैंने आपको बताया कस्टमर लेवल एसएलए, दूसरा सर्विस लेवल एसएलए, तीसरा आपका मल्टी लेवल एसएलए। मल्टी लेवल एसएलए भी 3 टाइप्स का है। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल, कस्टमर लेवल एंड सर्विस लेवल। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया है भाई? सभी को समझ में आ गया है तो भाई यस लिख दीजिएगा। जल्दी बताइए भाई, फिर आगे चलते हैं। भाई जल्दी बताइए, समझ में आ गया ना? चलिए भाई आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एसएलए। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एसएलए। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जो आपके एसएलए की लाइफ साइकिल है एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है एसएलए लाइफ साइकिल है क्या भाई? जब भी हम किसी भी सर्विस को, जब भी हम किसी भी सर्विस को, ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर से एक्चुअल में मतलब परचेज करेंगे। ठीक है, हम किसी भी सर्विस को क्लाउड प्रोवाइडर से परचेज करेंगे तो एक्चुअल वो किस किस फेज से होकर गुजर के जाएगी, किस किस फेज से होकर गुजर के मतलब गुजर कर जाएगी, उन्हें आप क्या कहेंगे? लाइफ साइकिल कहेंगे। भाई पहला समझिए, भाई पहला तो हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी, मान लो आपको ना एक नॉर्मल प्रोडक्ट खरीदना है, आपको मार्केट में से एक नॉर्मल प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको किस किस प्रोसेस से आपसे होकर गुजरना होगा, आप उसे ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप सिलेक्ट करेंगे भाई जो मेरा एक्चुअल में प्रोडक्ट है वो मिलेगा किसके पास। मान लीजिए आपको स्टेशनरी से आपको कोई, मान लो आपको रजिस्टर खरीदना है, आप रजिस्टर जो है परचून की दुकान पे जाके कोई लेंगे, यानी प्रोविजन स्टोर से कोई लेंगे, मेडिकल स्टोर से कोई जाके लेंगे, कहां से लेंगे? स्टेशनरी से लेंगे ना। अब स्टेशनरी में भाई कोई काफी सारी आपने देखी होंगी। ठीक है, अब स्टेशनरी की बात करें, अब उन स्टेशनरी में से भाई किसका सामान सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है, किसका सामान सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है, जिसको हमें यूज करना भाई बढ़िया आसान लगता है कि हाँ उसके भाई उनकी आदत भी बढ़िया है, यदि हम कोई जाते हैं तो हमें सर्विस उन्हें तुरंत मिल जाती है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यही है, मतलब लाइफ साइकिल के अंदर सबसे पहले तो सेलेक्ट कीजिए किसको? सर्विस प्रोवाइडर को, एक्चुअल में जिससे आपको सर्विस लेनी है, पहले तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए ना। ऐसा है कि भाई डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप क्या है सर्विस को परचेज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आप AWS के द्वारा सर्विस परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल क्लाउड के द्वारा भी ले सकते हैं, आप IBM के द्वारा भी ले सकते हैं, आप अलीबाबा के साथ भी ले सकते हैं ना। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है कि एक्चुअल में मुझे किस प्रोवाइडर से अपनी सर्विस को परचेज करना है। अब मैंने सर्विस परचेज कर ली। अब जब मैं सर्विस परचेज कर लूंगा, ठीक है, अब जो मैं सर्विस एक्चुअल में लेना चाहता हूं, तो पहले मैं उन दोनों के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट भी तो होगा मेरे बीच में और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एग्रीमेंट होगा। अब जब एग्रीमेंट हो जाएगा, हम दोनों अपनी बात से राजी हो जाएंगे, भाई जो मुझे सर्विस चाहिए वो क्लाउड प्रोवाइडर मुझे देने के लिए राजी है, तो मैं यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन कर दूंगा। ये मेरा क्या है, दूसरा स्टेप। तीसरा, अब मैं इंप्लीमेंट करा दूंगा, भाई तुम भी क्लाउड प्रोवाइडर ने कह दिया हाँ मैं सर्विस दे सकता हूं और मैं भी खुश हूं कि हाँ मुझे इस टाइप की सर्विस मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, अब अपने एसएलए को वहां पर हम इंप्लीमेंट करवा लेंगे और अपनी सर्विस को वहां से चालू करा देंगे। सर्विस भी चालू हो गई। अब जब सर्विस चालू हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, उसकी मॉनिटरिंग भी तो करनी पड़ेगी भैया। अगर हम किसी से सर्विस ले रहे हैं तो हम बीच में चेक भी तो करते रहते हैं ना कि भाई सर्विस टाइम पे मिल रही है या फिर नहीं। अगर नहीं मिल रही है तो बताएंगे भैया ये सर्विस थी, आपने ये कहा था और आप ये दे रहे हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग करनी भी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद यदि हम सर्विस से खुश हैं, यदि हम सर्विस से खुश हैं और हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उस सर्विस को आगे बढ़वा लेते हैं, यानी कि रिन्यूअल करा लेते हैं। ठीक है, अगर लग रहा है भाई इसकी सर्विस में तो बार बार ये सब चीजें का इशू आता रहता है, भैया टर्मिनेट कर दें, हमारे बस की नहीं है तुम्हारी सर्विस लेनी, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, कभी आज से कर देंगे कभी कल से कर देंगे, हमें नहीं लेनी। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट फेज हो जाएगी। इसके बाद अगर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट्स के बेस पे आपके क्लाउड प्रोवाइडर ने आपको सर्विस नहीं दी, तो क्या देगा, पेनल्टी देगा ना भैया, पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी पेनल्टी, भाई जो आपने कहा था उस काम को आप नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी ना। और जब पेनल्टी देनी पड़ेगी तो पेनल्टी के रूप में क्या देगा, दो ही ऑप्शन है, या तो मेरे पेमेंट वापसी करो, जितना मेरा पेमेंट है मेरा पेमेंट वापसी करो भैया, अगर पेमेंट वापसी नहीं कर रखे तो मुझे डिस्काउंट दो, मुझे मेरी सर्विस के अंदर डिस्काउंट दो। तो यही सब क्या है, आपकी फेजिस है, किसकी, आपके एसएलए लाइफ साइकिल की। ठीक है, चलिए मैं अब इनको ना आपको सारी चीजें आपको डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहला जो आपकी एसएलए की लाइफ साइकिल होगी, इसके अंदर कितनी फेज होंगी,
6 फेज होंगी। कितनी फेज है सर? 6 फेज है। पहला पॉइंट क्लियर। चलिए अब जो जितनी भी यहाँ पर फेजेस है ना, सभी फेजेस का क्या है, अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ से पढ़ते हैं, यह चरण यह सुनिश्चित करते हैं कि क्लाउड सेवा ग्राहक को आवश्यकता के अनुसार दी जा रही है या फिर नहीं। जितनी भी फेज है ये सभी इस बात के लिए इंश्योर करेंगी भाई, जिस बात के लिए हमने, जो बात एग्रीमेंट में हमने लिखने के बाद अपने क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विस ली थी, क्या वही सर्विस मुझे मिल रही है या फिर नहीं। अगर मिल रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए भैया कंप्लेन करूंगा, मुझे मेरी सर्विस दो। ठीक है, चलिए अब इनको जितनी फेजेस है, अब इसे आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अब पहले मैं क्विकली रिवीजन करा दूंगा इस तरीके से आपको, क्योंकि मैंने सारी चीजें भी समझाई हैं आपको, फिर मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको ये समझाता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए भाई पहले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला, डिस्कवर सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहले तो भैया वो ढूंढ लो, सबसे पहले तो भैया उस इंसान को ढूंढ लो जिससे आपको सर्विस चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब आपने ये तो तय कर लिया कि हाँ मुझे इस व्यक्ति से, यानी कि मुझे इस क्लाउड प्रोवाइडर से मुझे सर्विस परचेज करनी है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो प्रोवाइडर होगा, प्रोवाइडर के बीच में और कस्टमर के बीच में, प्रोवाइडर एंड कस्टमर के बीच में क्या करेंगे, अब हम अपने एसएलए को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, एसएलए को डिफाइन करेंगे कि भाई कस्टमर कहेगा सर मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अब क्लाउड प्रोवाइडर उसकी रिक्वायरमेंट्स देखेगा और बताएगा क्या उसके बेस पे वो उसे सर्विस प्रोवाइड करा सकता है या फिर नहीं। अगर हाँ सर्विस प्रोवाइड करा सकता है तो दोनों एग्रीमेंट के ऊपर क्या हो जाएंगे भाई, सहमत हो जाएंगे। अब जब दोनों सहमत हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट एग्रीमेंट। क्या करेंगे भाई, दोनों सहमत हो गए हैं, दोनों ने एग्रीमेंट दे दिया है। अब जब दोनों ने भैया अपने अपने एग्रीमेंट दे दिया, भैया सर्विस चालू कर दो। अब क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे, सर्विस बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अब जब सर्विस स्टार्ट हो गई, अब सर्विस स्टार्ट हो गई और सर्विस की क्या करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग भी तो करनी पड़ेगी ना भैया। जो सर्विस हमें प्रोवाइड कराई जा रही है हम उसे क्या करेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे। कभी ऐसा ना हो कि हमसे कहा गया था कि हमें वो 10 TB स्टोरेज देगा, ठीक है, और एक्चुअल में नीड अभी हमें कितनी है, 2 TB की है। भाई नीड बेशक हमें 2 TB की है, लेकिन हमें पैसे कितने की दे रहे हैं, 10 TB के, तो 10 TB हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए ना। ठीक है ना, ये चीज भी कौन करेगा, हम मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है। क्यों करते हैं मॉनिटरिंग, भाई एक्चुअल में जो एग्रीमेंट के अंदर चीजें लिखी गई थी, क्या उसके बेस पे हमें सर्विस मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो बढ़िया बात है, नहीं मिली तो हम क्या करेंगे भैया, कंप्लेंट करेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद टर्मिनेट वाली बात। अब टर्मिनेट, टर्मिनेट कब करेंगे, ठीक कब कर सकते हैं टर्मिनेट, भाई या तो जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, अब मुझे क्लाउड से कोई आगे सर्विस नहीं चाहिए, तो मैं कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। या फिर मैंने उससे सर्विस जो ली थी ना, मैं उसकी सर्विस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं, मतलब कभी उसके अंदर नेटवर्क इशू, कभी टेक्निकल इशू, कभी सर्वर इशू, ठीक है, कुछ भी वहां क्या मुझे, मेरे हिसाब से वहां पर मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैं क्या कर दूंगा, उसकी सर्विस को क्या कर दूंगा, यहाँ पर टर्मिनेट कर दूंगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एनफोर्स पेनल्टी फॉर एसएलए वायोलेशन। ठीक है, अब पेनल्टी, भैया पेनल्टी वाली बात मैंने अभी आपको बताई थी। पेनल्टी कब देगा, आपके जो एसएलए था, जो आपने एसएलए उस समय कस्टमर और किसके बीच में, क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में जो आपका एसएलए एग्रीमेंट साइन किया गया था, ठीक है, उसमें जो जो सर्विस लिखी गई थी, उन सर्विसेज के बेस पे मुझे सर्विस नहीं प्रोवाइड की। अब जब मुझे उसके बेस पे सर्विस नहीं प्रोवाइड करी, तो भैया क्या करेंगे, भैया या तो मेरा पैसे दो, या तो मेरे पैसे दो। अगर पैसे नहीं दे सकते तो मुझे कुछ डिस्काउंट दो। ठीक है, वो कौन देगा, आपका क्लाउड प्रोवाइडर क्या देगा, आपको पेनल्टी देगा। आप नहीं देंगे, वो आपको देगा। आपने देखा होगा ना, आप कभी दुकान पर जाते हैं, किसी दुकान से आप परचेज करते हैं, कोई सामान आपने परचेज कर लिया। अब जो आपने सामान परचेज किया है, ठीक है, सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आप ना फोन की दुकान पर गए, आप भाई बड़ी खुश हो गए, फोन की दुकान पर चले गए, आपने कहा कि भैया मुझे रियलमी का फोन दे दो जिसकी प्राइस क्या हो, 10,000 रुपए हो। ठीक है, 10,000 रुपए वाला आपने फोन ले लिया। आपने कुछ अपने स्पेसिफिकेशन बताए होंगे, जैसे आपने बताया होगा भैया जो मुझे फोन चाहिए ना, जो मुझे फोन चाहिए भैया उसकी रैम होनी चाहिए कितनी, 6 GB। चलिए इसको ठीक से लिख ही देता हूं मैं अब, 6 GB क्या होनी चाहिए भैया, उसकी रैम होनी चाहिए। अब भैया स्टोरेज में सुन लो, 128 GB की मुझे क्या चाहिए, रोम चाहिए। समझ में आ गया। आपने उससे कहा था मुझे 10,000 रुपए के अंडर तो फोन चाहिए, लेकिन उसमें क्या क्या मुझे चाहिए, 6 GB रैम हो और 128 GB स्टोरेज हो। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन उसने क्या किया, आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी, मतलब आपको डिब्बा पैक करके दे दिया, लेकिन भैया जब आप घर आए ना, तो भैया वो निकला 4। क्या निकला, वो निकला
4 GB क्या निकली उसकी, रैम निकली। और स्टोरेज की बात करूं तो भैया 64 GB, 64 GB क्या निकली एक्चुअल में उसकी, रोम निकली, यानी कि स्टोरेज निकली। तो क्या भैया आप अब सेटिस्फाइड हैं? अब आप सेटिस्फाइड, अब तो आपको दिमाग खराब हो गया होगा, मैंने मांगा क्या था उसने मुझे दे क्या दिया। भैया मुझे नहीं पता, मैं तो वापसी दुकान पे जाऊंगा। अब दुकान पे चला तो गया, मैं कहूंगा भैया से वापसी ले। अब कहेगा सर वापसी तो नहीं होने का, वापसी तो नहीं होने का क्योंकि ये परचेस हो गया है सर। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, इसमें ना इसमें आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ। आपने 10,000 का लिया था ना, मैं अपना आप 2,000 रुपये आप ले जाइए, ठीक है, आप इस पे 2,000 वो ले जाइए, मैं आपको है ना ये मोबाइल ना आपको 8,000 रुपये में दे दूंगा। कौन पेनल्टी भर रहा है? पेनल्टी कौन भर रहा है? जिससे आपने सर्विस ली थी। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यही स्टेप्स यही हैं सभी, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। सबसे पहला डिस्कवर सर्विस प्रोवाइडर, इस चरण में हम क्या करेंगे, ठीक है, जिस भी कंपनी से हमें सर्विस लेनी है उसको हम जाके सर्च करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई जिससे हमें सर्विस लेनी है पहले हमें वो तो पता हो, वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां से हम सर्विस को परचेस कर सकते हैं। जैसे गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजोर हो गया, AWS हो गया, ठीक है, इनमें से हम किस क्लाउड प्रोवाइडर से एक्चुअल में सर्विस चाहते हैं उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था डिफाइन SLA। जब हमने क्लाउड प्रोवाइडर का एक्चुअल में चयन कर लिया, यानी कि सिलेक्ट कर लिया कि हमें सर्विस किससे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी शर्तें हैं, वो हम किसमें अपने SLA के अंदर क्या कर देंगे, उसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भैया हम बता देंगे कि भैया जो हमारा सर्विस है ना जिसपे हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, वो 99% मुझे उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। और वो क्या है, मुझे 24 यानी कि 7 × 24 वाली क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर अवेलेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए मुझे, अवेलेबिलिटी चाहिए, यानी कि इतने समय के लिए क्या है वो अवेलेबल होना चाहिए। आप लिख देंगे यहाँ पर अवेलेबिलिटी पे, ये क्या अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, 24 × 7 क्या है, मेरे पास सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए डाउन टाइम, आप डाउन टाइम बता देंगे, यदि आपका सर्वर डाउन है तो भैया कितने समय के लिए डाउन रहेगा यही बता दो, 1 घंटे, 2 घंटे। अब ऐसा ना हो आपने जब SLA डिफाइन किया था जब, तो आप कहते हैं भाई डाउन टाइम कितना है, 1 घंटे का है, लेकिन भैया आपका जो सर्वर है 24 घंटे नहीं चल रहा है, 2 दिन हो जा रहे हैं हमारे सर्विस को, सर्विस ही नहीं मिल रही है। इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टेब्लिश एग्रीमेंट, स्टेब्लिश एग्रीमेंट कब करेंगे, जब दोनों आपका आपका कस्टमर भी और कौन, आपका प्रोवाइडर भी क्या करेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो वो SLA क्या कर देंगे, सर्विस को ओपन कर देंगे। सर्विस का एक्चुअल में क्या हो जाएंगे, आपकी ओपन हो जाएंगे, किसके बीच में, ये तो कौन है आपका यूजर, और ये कौन है, प्रोवाइडर, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मॉनिटर एंड SLA वायलेशन, ठीक है। मॉनिटर, जितनी भी आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, जितनी भी आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जाएंगी, आप सबको क्या करेंगे भाई, मॉनिटरिंग करेंगे, चेक करेंगे क्या SLA के बेस पे जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है फिर नहीं। अगर उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है तो आप उसे वहां पर इन्फॉर्म करेंगे। यानी कि अब सेवा प्रदाता यानी कि जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर है, दी जाने वाली सेवाओं क्या करनी है, हमें मॉनिटरिंग करनी है, किस लिए, ताकि यह देखा जा सके कि SLA की शर्तें को पूरा कर रहा है या फिर नहीं। भाई जो उसने SLA डॉक्यूमेंट में कहा था कि मैं आपको ये सर्विस दूंगा, क्या वो मुझे इस टाइप की सर्विस दे रहा है या फिर नहीं। जैसे मैंने ये आपको बताया अवेलेबिलिटी की बात, कि भाई उसने कहा था कि मैं हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी दूंगा, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, ठीक है। अब वहां से इंटरनेट नहीं ले सकते हैं, बस एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि उसने इस तरीके से कहा था कि आपको इतनी आपको सर्विस मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन आपका जो वाईफाई है कभी बंद हो जाता है, ठीक है। उसने कहा था मैं आपको 10 Mbps की स्पीड दूंगा, भैया 5 भी नहीं आ रही, तो मॉनिटर कौन करेगा, आप ही तो करेंगे। जब मॉनिटर करेंगे तो आप बताएंगे सर आपने कहा था 10 Mbps की स्पीड आएगी, ये 5 भी नहीं आ रही, तो सब कुछ सोल्यूशन देगा कि ठीक है सर हमने आपकी कंप्लेंट इरेज कर ली है, अभी कुछ टाइम बाद क्या इसको सही करा दिया जाएगा, ऐसा ही आपने देखा होगा, है ना। ठीक है चलिए भैया आगे आगे चलते हैं। टर्मिनेट, मैंने आपको बता दिया कब किस कंडीशन में कर सकते हैं, कि भाई या तो जो आपके SLA की जो सर्विसेज है ना उनका बार बार उल्लंघन किया जा रहा हो, ठीक है। भाई आप उसकी सर्विस सेटिस्फाइड नहीं है, आप कोई कंप्लेंट करते हैं उसका रिप्लाई नहीं आता है ना, उसका रिप्लाई नहीं आता, आपका दिमाग खराब हो जाता है, यार मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, मुझे काम करना था, मैं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये ओपन ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये भी दिक्कत सकती है। या फिर आपने सपोज कीजिए आपने वहां सर्वर परचेज किए थे, 5 सर्वर परचेज किए थे, कभी 5 में से कभी 3 बंद हो जाते हैं, कभी 2 बंद हो जाते हैं, कभी 5 बंद हो जाते हैं,
तो वहां पर क्या है, आपने जो सर्विस ली थी ना, जो एग्रीमेंट किया गया था, उसका बार बार उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि उसको बार बार वोलेट किया जा रहा है। तो इससे आप क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे, तब क्या कर देंगे, आप सर्विस को टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, या ग्राहक को अब सेवा की उपलब्धता नहीं है, ठीक है, या जो ग्राहक है, अब जो मुझे नीड थी ना, मेरी नीड कंप्लीट होगी, अब मुझे क्लाउड से सर्विस नहीं लेनी है, तब भी मैं टर्मिनेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पेनल्टी की बात करें, मैंने आपको पेनल्टी बता दी, पेनल्टी किस केस में देगा, अगर सेवा प्रदाता शर्तों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, यानी कि जो एसएलए में डॉक्यूमेंट में लिखा गया था, यदि वो उस चीज का उल्लंघन करता है, क्या करता है, यदि वो उस चीज का उल्लंघन करता है, यानी कि बार बार उसको वोलेट करता है, आपको सर्विस ठीक से नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो अब क्या करेगा भैया, पेनल्टी भरेगा। ठीक है, पेनल्टी भरेगा, उसे पेनल्टी वहां पर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया भुगतान, ठीक है, सॉरी, मुआवजा या फिर कंपेंसेशन, किसके रूप में देगा, मुआवजा या फिर कंपेंसेशन के रूप में देगा। ठीक है, अच्छा अब बताइए भाई, किसी स्टूडेंट को एसएलए लाइफ साइकिल के अंदर कोई कंफ्यूजन है? चलिए भाई सभी स्टूडेंट बताइए, क्या किसी को एसएलए लाइफ साइकिल के अंदर कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो भाई पूछ लीजिए कि सर इस सर्विस में क्या हो सकता है। चलिए फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट टॉपिक, जल्दी बताइए भाई सभी स्टूडेंट, सभी को क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी कमेंट कीजिए भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एसएलए मैनेजमेंट प्रोसेस। एसएलए मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, हम अपने एसएलए किस तरीके से एक्चुअल में मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमें मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए बताना है। अब समझिए भाई, इसे ध्यान से समझिए, इसे मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर सारे पॉइंट्स आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। भाई जब भी, अच्छा कोई डाउट नहीं है, चलिए भाई अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है, ओके ठीक, ठीक है सुमित, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एसएलए मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। भाई जब भी हमें कोई सर्विस परचेज करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। ठीक है ना, हम प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि मान लो आपको कोई टास्क परफॉर्म करनी है, जैसे आपके एग्जाम आते हैं ना, जब आपके एग्जाम आते हैं तो आप अपने एग्जाम की प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। सर प्लानिंग कैसे, आप ना डेज को सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, मैं 4 दिन क्लाउड पढ़ूंगा, 2 दिन एंड्रॉइड पढ़ूंगा, 3 दिन आईएमडी पढ़ूंगा। आपने क्या किया, आपने प्लान बना लिया पूरा कि भाई मुझे अपने एग्जाम देने ना, इसके बेस पे देने, आपने प्लान किया। इसी तरीके से जब मुझे कोई सर्विस परचेज करनी है, जब मुझे कोई सर्विस परचेज करनी है, एक्चुअल में उसकी प्लानिंग करूंगा। प्लानिंग क्या करूंगा, मैं पहले, ये तो मुझे पता है कि भाई AWS भी सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, गूगल क्लाउड भी सर्विस प्रोवाइड कराता है, इसी तरीके से अलीबाबा भी सर्विस प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा, अब इन तीनों में से सबसे बढ़िया कौन सर्विस मुझे प्रोवाइड कराएगा, पहला पॉइंट इनका। ये तो मैंने देख लिया कि सबसे सर्विस अच्छी किसकी है। अब दूसरा मैं क्या करूंगा, प्राइसिंग भी तो चेक करूंगा। भाई प्राइसिंग हम सबसे पहले देखते हैं ना, क्या चीज सस्ती है, हमेशा सस्ती चीज नुकसान भी देती है, कि कोई पता है ना, मजे मजे में खरीद तो लेते हैं, सस्ती है, लेकिन बाद में हम उसे दुखना पड़ता, कहता है भाई यार इससे बढ़िया तो वही खरीद लेते तभी सही रहते हैं। तो बेशक आप वहां पर प्राइसिंग की कंपैरिजन करोगे, ठीक है, कंपैरिजन के साथ आपको क्या देखनी पड़ेगी, क्वालिटी को भी आपको साथ में मेंटेन करके चलना है। ठीक है, फर्स्ट फेज आपको समझ में आ गई। सेकंड फेज में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, किसकी, एसएलए की। हमने फिक्स कर लिया हमें इस व्यक्ति से सर्विस चाहिए, यानी कि ये ऐसा व्यक्ति है, सर्विस भी बढ़िया प्रोवाइड कराएगा और पैसे भी कम लेगा। प्लानिंग फेज कंप्लीट। अब मैं इससे क्या करूंगा भाई, बार्गेनिंग करूंगा। बार्गेनिंग तो ठीक है, यानी कि भाई देख लो, ये मुझे सर्विस चाहिए, मुझे इतने सर्वर चाहिए, मुझे इतनी स्टोरेज चाहिए, मुझे इतनी नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए, क्या आप प्रोवाइड करा सकते हैं? अब क्लाउड प्रोवाइडर देखेगा, अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो रिक्वायरमेंट्स के बेस पे आपको सर्विस प्रोवाइड करा देगा, तो कहेगा हाँ भाई ठीक है, सर्विस आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गई किसकी, एसएलए की। ये क्या है आपकी सेकंड। ठीक है, अब जब समझ में आ गई सारी चीजें, तो हम क्या कराएंगे भैया, अब अपने एसएलए को इंप्लीमेंटेशन करवा देंगे। अब भैया हमारा एसएलए आप अपना बना के रख दीजिए, यानी कि अब मुझे जो सर्विस चाहिए ना, अब मेरी सर्विस वहां से ओपन कर दीजिए। सर्विस ओपन हो गई, अब सर्विस ओपन होने के बाद हम क्या करना पड़ेगा, उसकी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, मॉनिटरिंग भाई इसलिए करते हैं, हम एक्चुअल में चेक करते हैं, हम एक्चुअल में चेक करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, मेरी रिक्वायरमेंट्स के बेस पे क्लाउड प्रोवाइडर मुझे सर्विस प्रोवाइड करा रहा है या फिर नहीं। अगर प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चालू रखेंगे। अगर कोई इशू है हम उसे बताएंगे कि भाई ये वाली इशू है। ठीक है,
चलिए अब ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या जाएंगे रिव्यू पे। ठीक है, रिव्यू का मतलब क्या होगा ना, हम रिव्यू सोच सकते हैं आपसे मॉनिटरिंग के अंदर रख लेंगे, रिव्यू दोनों पॉइंट एक ही जैसे हैं, उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। हम आगे किस फेज की बात करने वाले हैं, तो भाई वो फेज होगी फिर से आपकी रिन्यूअल वाली। किस कौन सी वाली, रिन्यूअल वाली या फिर टर्मिनेट वाली। क्या है वहां पर, रिन्यूअल या फिर टर्मिनेट। अगर सर्विस मुझे अच्छी लग रही है, मुझे कोई इसके अंदर कोई इशू नहीं है, अगर थोड़ी बहुत कभी देरी भी हो जाती है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, कोई बात नहीं है, चलो काम चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे सर्विस मैं उसके सेटिस्फाइड हूं, लेकिन हाँ कभी कभी भैया टेक्निकल चीजें हैं तो थोड़ी थोड़ी तो फेल हो जाती हैं, लेकिन हाँ इतना नहीं है भाई। यदि मैं उस व्यक्ति को फोन करता हूँ ना, सर ये इशू आ रहा है, तो मुझे रिप्लाई मिल जाता है, तो मैं उसकी सर्विस से सर्टिफाइड। तो मैं क्या करूंगा भैया, मेरी सर्विस ना रिन्यूअल कर दो, यानी कि उसे आगे की तरफ बढ़ा दो, मुझे इतने दिन के लिए सर्विस मुझे और दे दो। लेकिन यदि मैं उसकी सर्विस से परेशान हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं यदि मैसेज या कॉल करता हूं उसका रिप्लाई नहीं आता है, मैंने जो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, मेरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से मुझे सर्विस भी नहीं मिल रही, तो मुझे टर्मिनेट कर दो, मुझे नहीं करना। तो कोई कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं ना, जैसे कि 2-3 दिन कोई क्लास ना हो। ठीक है, 2-3 दिन कोई क्लास ना हो, मान लीजिए जैसे आपके कुछ पर्सनल काम पड़ते रहते हैं, ऐसे हमारे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं। अब भाई जब पर्सनल काम रहते हैं तो कहीं जाना ही पड़ता है, तो वैसे तो है नहीं हर चीज छोड़ देंगे, क्लासेस आपकी चलती हैं ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत हमारे भी काम रहते हैं तो उसको भी देखना पड़ता है। तो बच्चा फोन करता है, सर जी मेरा कोर्स टर्मिनेट कर दीजिए, मुझे नहीं पढ़ना है। अरे रुक तो जाओ भाई, कभी कभी इशू आ जाता है, नहीं नहीं मुझे तो अभी टर्मिनेट करना है। ठीक है, उस टाइप के इशू भी कभी आ जाते हैं। यदि हाँ उसको क्लास रेगुलरिटी बेस पे मिले ही ना, तब तो परेशान हो जाएगा ना। अगर हम उसको महीनों भरी क्लास ना दें, उसको शट डाउन रखें बिल्कुल, तब तो आपका जाएगा। लेकिन आज कभी छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, एक आध दिन आपकी क्लास नहीं होती है, तो भाई उसे मैनेज कर लेते हैं ना। आप लोग भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं सर आज नहीं है, तो कल ले लेंगे, है ना। को समझ में आ गया। नेक्स्ट वही पेनल्टी वाली आपकी चीज हो जाएगी। चलिए अब इनको सारी चीज समझ लेते हैं। एसएलए को सही तरीके से लागू करने और उसका पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार सुधार करने के लिए एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यानी कि जो भी हम क्लाउड से एक्चुअल में सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, उनको ठीक से स्टेब्लिश, यानी कि ठीक से या जितनी सर्विस हमें ठीक से उनको मैनेज कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को अपनाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसएलए मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। इसके आपके निम्नलिखित चरण होते हैं। ठीक है, आपके कई सारे फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज आपकी प्लानिंग। अब मैं इनको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने आपको सारी चीज समझा दी, आप एक बार में एग्जाम में अपने लिख के आ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। यानी क्लाउड प्रोवाइडर और ग्राहक मिलकर यह तय करते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं दी जाएंगी प्लानिंग में। ठीक है, नेक्स्ट उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है, उसका टाइम अप कितना होगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा, ये सारी चीजें क्या होंगी वहां पर फिक्स एक्चुअल में कर ली जाएंगी। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजों पे एग्रीमेंट हो गया, आप क्या कर लेंगे भैया, हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, यानी कि सभी नियम और शर्तों को लिखित रूप में तैयार किया जाएगा। मैं भी सेटिस्फाइड हूं और मेरा क्लाउड प्रोवाइडर भी सेटिस्फाइड है, जो मुझे सर्विस चाहिए, तो दोनों क्या कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे। एक पेपर तैयार उन्होंने वहां पर कर लिया, जिसमें जितनी भी सर्विसेज हैं वो लिखी हुई होंगी, उस पर जुर्माना भी लिखा होगा, यदि सर्विस नहीं पूरी हुई तो क्या पेनल्टी दी जाएगी वो भी उसके अंदर लिखा होगा। ठीक है, उसका रिसोल्यूशन वाली प्रक्रिया भी लिखी जाएगी, मींस यदि कोई इशू आ गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो कितने टाइम के अंदर उसको रिजोल्व किया जाएगा, ये सारी चीजें हम अपने एसएलए डॉक्यूमेंटेशन में एक्चुअल में लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, इंप्लीमेंटिंग द एसएलए। दोनों पार्टी सहमत हो गई, एग्रीमेंट भी बन के तैयार हो गया, अब किस बात की देरी है, सर्विस चालू करो। सर्विस चालू करो मतलब भाई सर्विस को इंप्लीमेंट कर दो। सेवा प्रदाता एसएलए के अनुसार आपको सेवा देनी शुरू कर देगा। जो जो एग्रीमेंट में आपने चीजें लिखी थी उन रिक्वायरमेंट्स पे बेस पे आपको सर्विस मिलना अब स्टार्ट हो जाएगा। ग्राहक यह देखेगा कि सेवा समय पर, यानी कि सर्विस आपको टाइम पर मिल रही है या फिर नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया इंप्लीमेंटेशन के अंदर हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फेज, मॉनिटरिंग द सर्विस। हम क्या करेंगे, उनको मॉनिटर भी करेंगे। मॉनिटर मैंने आपको बताया क्या चेक करते हैं, जो एसएलए डॉक्यूमेंट के अंदर चीजें लिखी गई थी, यानी कि इसका डाउन टाइम इतना होगा, अप टाइम इतना होगा, परफॉर्मेंस इतनी होगी। ठीक है, वही सारी चीजों को हम चेक करेंगे, क्या उसी के बेस पे मुझे सर्विस मिल रही है। अगर उसी के बेस पे मुझे सर्विस मिल रही है तो मैं सेटिस्फाइड हूं, यानी कि एसएलए के अनुसार। ठीक है, आपकी सर्विस की क्वालिटी और टाइम अप, यानी कि आपका समय की क्या की जाएगी, वहां पर जांच की जाएगी, किसी भी समस्या को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसका समाधान भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी सुमित ने बताया कि सर क्लास का ना नोटिफिकेशन नहीं आता,
क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है, सुमित भैया क्लास पर निगरानी कर रहा है कि जब सर की क्लास होगी तो वहां पर नोटिफिकेशन नहीं मिला, आज ही जाके बता दूंगा सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, या किसी भी लाइव क्लास का ना नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। मैंने भी समझ लिया, ठीक है सुमित, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, मैं इसे ध्यान रखूंगा, कल आप मुझे फिर से बताएंगे कि नोटिफिकेशन मिला या नहीं। ठीक है, तो हम मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, हम एक्चुअली जो सर्विस है ना, जो आप सर्विस ले रहे हैं आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्या आपको उस सर्विस के बेस पर आपको सर्विस मिल रही है नहीं, यानी कि आपसे कहा गया था कि क्लाउड की क्लास आपको 9 बजे मिलेगी, क्या मिल रही है या फिर नहीं। ठीक है, IIMD क्लास आपको 8 बजे मिलेगी, मिल रही है फिर नहीं। आज तो छुट्टी थी, सर कहीं बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, सुबह चले गए थे, कल आपकी क्लास हो जाएगी। कभी कहने लगे सर आपने तो यहीं पर वायोलेशन कर दिया, नहीं आज सर बाहर गए हुए हैं। ठीक है, IIMD क्लास आपकी आज नहीं हुई, कल पक्का होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इवेल्युएशन द SLA। ठीक है, समय समय पर SLA को हम क्या करेंगे, रिव्यू करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, यदि कोई सुधार की जरूरत है तो हम उसमें वहां पर बदलाव करा लेंगे। ठीक है, चलिए रिन्यूअल और टर्मिनेट समझ में आ गया होगा, सर्विस से खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा लेंगे। जैसे जो बच्चे 4 सेम में कनेक्टेड थे, उन्होंने कोर्स पढ़ा, उनको क्वेश्चन दिए गए, उनको एग्जाम की तैयारी कराई गई, वो सेटिस्फाइड थे, नया कोर्स लाया गया, बच्चों ने ज्वाइन किया। ठीक है, इस बार थोड़ा सा कोर्स लेट मतलब एंडिंग हुई थी, तो बच्चे थोड़े से नाराज थे, लेकिन फिर भी पता है कि कंटेंट जिस तरीके से मिलता है बच्चे खुश हैं उससे, हाँ की काम हो जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सर ने बोला है तो ठीक है परचेस कर लेते हैं। फिर से बच्चों ने आगे परचेस कर लिया। ठीक है, चलिए अगर ऐसा होता उनका कोर्स ही कंप्लीट ना कराया जाता, ठीक है, उनको एग्जाम की तैयारी ना कराई जाती, तो क्या वो फिर से आते, कहते सर वाली क्लासेस तो बेकार है भैया, कुछ भी नहीं होता, मत परचेज करना, कोई भी फेल हो जाओगे, अटक जाओगे। ठीक है, यदि आप सर्विस से क्या होता है, मेरी सर्विस क्या होता है, किसी भी सर्विस से आप जब अनसेटिस्फाइड होते हैं, यानी कि आपका मन नहीं करता, आप उससे परेशान हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं उस चीज को टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन यदि आप उस काम से खुश हैं, यदि आप उस काम से खुश हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस सर्विस को रिन्यूअल करा लेते हैं, यानी कि आगे की तरह आप उसे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा भाई, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो क्लाउड का सिलेबस आपको पता है, 3 चैप्टर आपके हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो भाई पूछ सकते हैं, पूछिए भाई किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो। जहां तक मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इसके बीच में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, वरना फिर क्लास को हम एंड करेंगे। जल्दी बताइए भाई सभी स्टूडेंट। चलिए भाई सभी स्टूडेंट कमेंट कर दीजिए कि सर कोई डाउट नहीं है, फिर यहाँ पर हम क्लास को एंड करते हैं। चलिए भाई किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है, डाउट नहीं है फिर मैं क्लास यहाँ पर एंड करने वाला हूँ। जल्दी बेटा एक बार कमेंट कर दीजिए किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है सुमित कोई डाउट नहीं है, चलिए भाई कोई भी डाउट नहीं है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 4 हमें स्टार्ट करेंगे जल्दी। क्लाउड का सिलेबस हम देखेंगे जितने जल्दी से कवर कर सके। ठीक है, उसके बाद हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे एंड्रॉइड डेवलपमेंट वाला। ठीक है, तो इसके साथ आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अमर सर वाला भी सब्जेक्ट मान लीजिए 15 फरवरी के आसपास तक ही कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, क्लाउड भी और IIMD खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका फरवरी तक आपके 3 सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद क्या बचेगा, आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट बचेगा। मार्च हमारे पास कंप्लीट रहेगा, पूरे मार्च में आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, गुड नाइट, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। सभी स्टूडेंट अपना ध्यान रखेंगे।